In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Dear students, this is HR, your biology teacher. अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन की, जो कि आज हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक का मतलब क्या है कि हम ऑर्गेनिजम्स खाना खाते हैं और खाना खा के हम उससे एनर्जी हासिल करते हैं। सो एक ऐसा कौन सा प्रोसेस है कि जिसके ज़रिए हम एनर्जी हासिल करते हैं, वो प्रोसेस सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस है। सो फॉर नाउ हमने पढ़ना है कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, और इस फूड को फिर यूटिलाइज किया जाता है बाय द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ, यानी वो खुद भी खाना खाएंगे, एंड द हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो कि दूसरों से खाना लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम सिंपली अगर अपनी बात करें तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हम कह लेते हैं प्लांट को। एक प्लांट है वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि वो अपना फूड खुद बनाता है। कैसे? फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। उस फूड को फिर यूटिलाइज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है उस प्लांट के ज़रिए से। वो प्लांट खुद भी तो उसने ज़िंदा रहना है, तो वो खाना खाएगा, वो जो उसने खाना बनाया है उसमें से फूड हासिल करेगा। और साथ ही साथ हम ह्यूमंस जो हैं, जो कि हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, हम भी उसे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल, इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, इन द फॉर्म ऑफ राइस, इन द फॉर्म ऑफ वीट। ठीक है ना। तो ये सारा का सारा हमारे पास जो प्रोसेस है कि हमने फूड से बेसिकली क्या करना है, एनर्जी हासिल करनी है। फूड से हमने एनर्जी हासिल करनी है। क्यों? जिंदा रहने के लिए। जिंदा क्यों रहना है हमने? क्योंकि हमने एमडी कैट देना है। और एनर्जी जो होगी वो हमारी बॉडी के डिफरेंट रिएक्शंस को करवा रही होगी, डिफरेंट एंजाइमेटिक रिएक्शंस को करवा रही होगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये सब होगा कैसे, सारा का सारा प्रोसेस जो है वो कैसे होगा। तो सिंपली हम बात कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस से ही। क्या आपके पास फोटोसिंथेसिस के अंदर हुआ क्या? CO2 थी, साथ में वाटर था, और आपने लाइट की मौजूदगी में इनका रिएक्शन करवाया, क्लोरोफिल की मौजूदगी में इनका रिएक्शन करवाया, और हमने बना दिया C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, यानी कि शुगर, और साथ में हमारे पास बन गई ऑक्सीजन। ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, हमने बेसिकली CO2 को हमने रिड्यूस कर दिया। CO2 को हमने रिड्यूस कर दिया और हमने इसकी ग्लूकोज बना दी। यानी देखिए ना, कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के पास सिर्फ ऑक्सीजन है, ठीक है, और वाटर के पास हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन किसको ट्रांसफर हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन को। और यहाँ पे देखें कि कार्बन के पास ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो ये कार्बन जो है ये रिड्यूस हो चुकी है। ठीक है ना। इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हम कार्बन स्केलेटन को रिड्यूस करते हैं, इसकी क्या रीज़न है? बेसिकली आपके पास जो रिड्यूस्ड कार्बन है ना, रिड्यूस्ड कार्बन, इट कंटेन्स एनर्जी, इसके अंदर एनर्जी होती है। ठीक है। आपके पास CO2 जो है वो ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है, और आपके पास ग्लूकोज में जो कार्बन है वो रिड्यूस्ड कार्बन है। और जब आप रिड्यूस्ड कार्बन जो होता है, आप जैसे ग्लूकोज की ही बात कर लेते हैं, जब आप उसको तोड़ते हैं तो हमारे पास क्या निकलेगी? हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। तो ये आपके पास सारा का सारा प्रोसेस है कि हम क्या करते हैं, हम ऑटोट्रॉफ ने जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके शुगर बनाई है, उस शुगर को यूज़ करते हैं, हम उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं, और बॉन्ड्स को ब्रेक करने के बाद जो हमें एनर्जी मिलती है उसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। ये यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे सीख लिया। लिहाजा मैं एक लास्ट दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि आपके पास फूड को तोड़ के जो एनर्जी हासिल की जाती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये सेलुलर रिस्पायरेशन है। आपके पास रिस्पायरेशन एक और भी होती है, उसको एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड द एक्सपायरेशन ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये वाली जो रिस्पायरेशन है जो कि सेलुलर लेवल पे हो रही है, इसको हम सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। बेसिकली इसमें हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड से। अब यहाँ पे बेसिकली आपके पास ना एनर्जी हासिल करने की सोर्सेज कौन सी हैं, एनर्जी को हम किन सोर्सेज से हासिल कर सकते हैं, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले आपके जहन में आ गई होगी कि आप कार्बोहाइड्रेट्स से एनर्जी हासिल कर सकते हैं, यानी शुगर से हासिल करते हैं। देन आप फैट्स यानी लिपिड्स, और कौन से लिपिड्स, ट्राई एसाइल ग्लिसरोल्स, टैग्स, इनसे एनर्जी हासिल करते हैं। और साथ ही साथ आप प्रोटीन्स को तोड़ के अमाइनो एसिड्स जो बनती हैं उनसे भी एनर्जी हासिल कर सकते हैं। ये आपके पास बेसिक ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। अब आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए, हम इस सारे प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, हम बात करेंगे शुगर की। ठीक है, हम बाकी सब की बात नहीं करते, हम शुगर की बात करेंगे। और शुगर में भी हम बेसिकली बात कर रहे हैं ग्लूकोज की। ठीक है ना, तो हम ग्लूकोज की बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि आपके पास, अगर मैं यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तो ये ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है। अब इस ग्लूकोज को 2 तरीके से तोड़ा जा सकता है। देयर आर 2 वेज टू ब्रेक डाउन दिस ग्लूकोज। पहला तरीका आपके पास क्या है कि हम इसको एरोबिकली तोड़ सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है, हम इसको एनएरोबिकली तोड़ सकते हैं। यानी हम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तोड़ सकते हैं, या फिर इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको ब्रेक डाउन इसकी कर सकते हैं। अब फ़र्क क्या आएगा, जब आप इस ग्लूकोज को एरोबिकली तोड़ेंगे तो आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, और ग्लूकोज जो होगा उसकी ब्रेक डाउन कंप्लीट होगी। ठीक है, तो आपके पास कंप्लीट ब्रेक डाउन होगी और आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड जब आप एनएरोबिकली यानी विदाउट ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो तब भी ग्लूकोज टूट जाएगी, लेकिन आपके पास इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगी। आपके पास ग्लूकोज की ब्रेकडाउन कंप्लीट नहीं होगी, देयर विल बी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, एंड आपके पास जो एनर्जी रिलीज होगी वो लेस इन अमाउंट होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रख लेनी है कि आप एरोबिकली भी ग्लूकोज को तोड़ सकते हैं, एन एरोबिकली भी ग्लूकोज को तोड़ सकते हैं। मुझे ना एक दफ़ा इसको लिख के दिखा देना चाहिए आपको कि ये बेसिकली होता क्या। आप सिंपली देखें कि आपके पास ग्लूकोज था ना, ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन थे। तो ग्लूकोज के अंदर अगर 6 कार्बन हैं, आपने इससे क्या किया, आपने 2 पायरुवेट बनाए। आपने इससे 2 पायरुवेट बनाए। अब पायरुवेट के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 3। तो 3 कार्बन इधर, 3 कार्बन इस पायरुवेट में। अब आप क्या करते हैं, आप पायरुवेट की डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं। आपने पढ़ा ना, लिंक रिएक्शन पढ़ा है आपने, जहाँ आप एसिटाइल कोए बनाते हैं। तो आपने क्या किया होता है, आपने वहाँ से CO2 एक रिलीज करवाते हैं, तो आपके पास क्या बनता है, एसिटाइल कोए। और एसिटाइल कोए के अंदर आपके पास 2 कार्बन होते हैं। सो इन एसिटाइल कोए यू हैव 2 कार्बन एटम्स। और यही एसिटाइल कोए जब आप क्रेब्स साइकिल के अंदर फीड करते हैं, जब इसी एसिटाइल कोए को आप क्रेब्स साइकिल में फीड करते हैं, तो ये ही 2 कार्बन जो एसिटाइल कोए के हैं ये 2CO2 की फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। यानी आप क्या करते हैं, आप सारी की सारी ग्लूकोज को आप CO2 में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब यही आप ग्लूकोज को तोड़ते हैं एनारोबिकली यानी कि विदाउट ऑक्सीजन, तो आप क्या करते हैं, इसी तरह ग्लूकोज से आपने 3 कार्बन के पायरुवेट बनाए, और आपने वहाँ से फिर क्या कर लेना है, आपने इथानॉल बना लेनी है और CO2 बना लेनी है, जिसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं, या आपने लैक्टेट या लैक्टिक एसिड जिसे कहते हैं वो बना लेना है। तो लैक्टेट के अंदर आपको पता है 3 कार्बन होते हैं, इथानॉल में आपके पास 2 कार्बन होते हैं, और CO2 आपके पास रिलीज हो जाती है। तो बेसिकली आप क्या करते हैं, आपने अभी भी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन की है। ठीक है, आपने उसको उसके पार्ट्स में कम्प्लीटली तोड़ा नहीं है, तो ये आपके पास एनारोबिक रिस्पायरेशन होगी, और इसमें आपके पास इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होगी, और एनर्जी जो होगी वो रिलीज तो होगी लेकिन थोड़ी अमाउंट में रिलीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं फर्स्ट रिएक्शन की, कि जो सबसे पहला रिएक्शन है आपके पास रिस्पायरेशन के अंदर,
सबसे पहली चीज़ जो है, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिएक्शन होता है रिस्पायरेशन के अंदर, वो रिएक्शन कौन सा है? दैट इज ग्लाइकोलिसिस। सो दिस इज द ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। यानी आपके पास चाहे कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिस्पायर कर रहा है, या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में रिस्पायरेशन कर रहा है, दोनों ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस होगा ही होगा। या फिर मैं इस तरह से कह देता हूँ कि ऑल लिविंग सेल्स, सारे के सारे लिविंग सेल्स ग्लाइकोलिसिस करते हैं। ऑल लिविंग सेल्स, आइदर वो बैक्टीरिया है, वो ह्यूमन का कोई सेल है, वो प्लांट का सेल है, कोई भी ऐसा सेल है जिसने जिंदा रहना है, उसको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी अपनी कहाँ से लेगा? एटलीस्ट वो ग्लाइकोलिसिस से लेगा। अब फिर बाकी बाद में अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होती है तो वो एरोबिक रिस्पायरेशन की तरफ चला जाएगा, और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती तो वो फर्मेंटेशन की तरफ चला जाएगा। तो पहली बात तो होगी कि ये ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। देन हम बात करते हैं कि ग्लाइकोलिसिस का एक्चुअल में इसकी लोकेशन क्या है। तो ग्लाइकोलिसिस जो है, इट अकर्स इन द साइटोसोल ऑफ द सेल। साइटोसोल ऑफ द सेल, आपके पास सेल है, सेल के अंदर उसका साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में दो पार्ट्स होते हैं, साइटोजेल और साइटोसोल। जो साइटोसोल है वो सॉल्युबल पार्ट है, इट इज़ द सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, और यही वो एरिया है जहाँ पे आपके रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपका ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस चल रहा होगा। ग्लाइकोलिसिस की अगर बात की जाए तो इसका एक एमसीक्यू बनता है कि व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का लिटरल मीनिंग क्या है? तो इसके अंदर दो हरूफ आते हैं, ग्लाइको एंड लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, तोड़ना, और ग्लाइको का मतलब होता है शुगर। सो ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ शुगर, शुगर का स्प्लिट हो जाना, टूट जाना, ब्रेक डाउन हो जाना। तो ये एक एमसीक्यू भी आ जाता है। फिर अगर हम इसके मुतल्लिक मज़ीद बात करें तो ग्लाइकोलिसिस का जो दूसरा नाम है उसको हम कहते हैं कि ये ईएमपी पाथवे है। इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ई से एमडन, एम से मेयरहॉफ, और पी से पार्नस। तो ये आपके पास तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, ग्लाइकोलिसिस को डिस्कवर किया था सेल के अंदर। इनके नाम की बेस पे हम इसको ईएमपी पाथवे भी कह रहे होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम मज़ीद बात करते हैं तो आपके पास ग्लूकोज इसका प्रिकर्सर होगा। यानी ग्लूकोज आपकी ग्लाइकोलिसिस का प्रिकर्सर है, यानी स्टार्टिंग सब्सटेंस है। सारी बात ग्लूकोज से शुरू होगी, और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा पायरुवेट। यानी ग्लाइकोलिसिस का ताल्लुक ग्लूकोज से पायरुवेट तक है। इसके अलावा ग्लाइकोलिसिस की बात नहीं करते, वो मजीद रिएक्शंस हैं, वो अलग से हैं। तो ग्लूकोज से पायरुवेट का बनना ये ग्लाइकोलिसिस है। और ग्लूकोज इस रिएक्शन में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज की क्या होती है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? तो आंसर है कि ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, किस तरह से? अगर मैं यहाँ पे आपको एक बेसिक स्कीम दिखाऊं ना, तो आपके पास C6H12O6, ये है क्या? ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज के साथ आप क्या करेंगे, NAD को भेजेंगे। कितने NAD आएंगे? 2, और वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में होंगे। ठीक है, NAD ऑक्सीडाइज फॉर्म में आएगा, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन नहीं होगा। वो क्या करेगा, वो इस ग्लूकोज से इसके इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन लेके जाएगा, तो आपके पास दो पायरुवेट बनते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, कार्बन 6 के 6 हैं, ऑक्सीजन भी 6 है, लेकिन आपके पास हाइड्रोजन कम हो गए हैं। पहले हाइड्रोजन आपके पास 12 थे, अब आपके पास हाइड्रोजन 8 हो गए हैं। तो आपके पास 4 हाइड्रोजन निकले हैं। वो 4 हाइड्रोजन कैसे निकले हैं कि आपके पास एक NAD जो होता है वो 2 हाइड्रोजन लेके जाता है, और 2 NAD 4 हाइड्रोजन लेके जाते हैं, और वो बन जाते हैं NADH2। यानी एक NAD आया वो NADH2 बन के चला गया, दूसरा NAD आया वो भी NADH2 बन के चला गया। तो ये आपके पास हाइड्रोजन कहाँ चले गए, ये चले गए NADH2 के पास, जिसको हम मजीद यूज़ कर सकते हैं एनर्जी हासिल करने के लिए। और साथ ही साथ इस ऑक्सीडेशन के नतीजे में हमारे पास क्या होता है, जगह जगह पे एनर्जी भी रिलीज होती है, और उस एनर्जी को हम यूज़ करके ATP बना रहे होते हैं, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से।
तो चलिए अब हम ग्लाइकोलिसिस की तरफ बढ़ते हैं कि ग्लाइकोलिसिस के एक्चुअल स्टेप्स कौन से हैं। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना है कि ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप्स हैं। ठीक है, देयर आर 10 स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। और इन 10 स्टेप्स में से पहले 5 स्टेप्स जो होते हैं, फर्स्ट 5 स्टेप्स, वो होते हैं प्रेपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस। और अगले 5 स्टेप्स जो होते हैं, दीज आर द पे ऑफ, या फिर इसको हम ऑक्सीडेटिव फेज भी कहते हैं। सो पहले वाले को हमने क्या कहा, प्रेपरेटरी या फिर इन्वेस्टमेंट फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस। और दूसरी फेज को हमने क्या कहा, पे ऑफ फेज यानी कि ऑक्सीडेटिव फेज। हम ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारे पास प्रेपरेटरी फेज होती है, जो पहले 5 रिएक्शंस होते हैं, हम क्या करते हैं, हम 2 एटीपी के मॉलिक्यूल इस्तेमाल करते हैं, वो हम प्रोवाइड करते हैं, वो हम खुद देते हैं, वो हम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है ना, हम प्रिपेयर करते हैं ग्लूकोज को कि हम बाद में उससे एनर्जी हासिल करें। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, जिस तरह हम कुर्बानी के टाइम पे पहले जानवर लेके आते हैं, उसकी खिदमत करते हैं और बाद में फिर हम कुर्बानी करते हैं, इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम पहले ग्लूकोज को 2 एटीपी देंगे, हम उसको प्रिपेयर करेंगे उससे एनर्जी ज़्यादा लेने के लिए। और हम बाद में क्या करेंगे, पे ऑफ फेज़ के अंदर यानी ऑक्सीडेटिव फेज़ के अंदर 4 एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, हासिल करते हैं। यानी हमने इन्वेस्टमेंट फेज़ में 2 एटीपी खुद से दिए, 4 एटीपी बाद में हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो टोटल आपके पास ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी बनते हैं, 4 एटीपी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं ग्लाइकोलिसिस में टोटल, तो वो 4 एटीपी हैं। लेकिन कोई पूछे नेट के अंदर यानी प्रॉफिट के अंदर कितने आपके पास एटीपी प्रोड्यूस होंगे, तो वो आपके पास 2 एटीपी प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि आपने 2 पहले इन्वेस्ट भी किए होते हैं। ठीक है ना, तो टोटल तो आपने, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने किसी को 50 रुपये दिए और उन्होंने आपको 100 रुपये दिए। ठीक है, तो आपको टोटल कितने पैसे मिले, 100 रुपये। लेकिन आपको प्रॉफिट में कितने पैसे मिले, 50 रुपये, क्योंकि 50 आपने पहले दिए भी थे। ठीक है, तो ये आपके पास एक चीज़ थी जो कि आपने याद रखनी थी। हम इसको मज़ीद देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास जो रिएक्शन होगा वो होगा ग्लूकोज की कन्वर्जन इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब यहाँ पे होता क्या है, आपको अगर बताया जाए तो ग्लूकोज के साथ 6 कार्बन, इस तरह से उसके स्ट्रक्चर में हम इमेजिन कर सकते हैं, ये 6 कार्बन की ग्लूकोज है। ठीक है, तो सिंपली क्या हुआ कि आपके पास एक एटीपी आएगा। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बाद कितने फॉस्फेट होते हैं, 3 फॉस्फेट होते हैं। 3 में से एक फॉस्फेट ग्लूकोज को मिल जाता है और एडीपी बन के चला जाता है, डाइफॉस्फेट बन के चला जाता है। ट्राइफॉस्फेट आता है, डाइफॉस्फेट बन के चला जाता है। एक फॉस्फेट जो एटीपी के पास था, ठीक है, सपोज मैं स्टार से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसके पास 3 फॉस्फेट थे और एक फॉस्फेट इसने क्या किया, ग्लूकोज को डोनेट कर दिया, तो इसके पास अब कितने फॉस्फेट रह गए, 2 फॉस्फेट रह गए। और ये जो एक फॉस्फेट इसने डोनेट किया है, ये ग्लूकोज को मिलेगा और ग्लूकोज बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यानी कि ये कार्बन नंबर 6 ऑफ ग्लूकोज जो है वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। हम इमेजिन करते हैं ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 6 है, तो कार्बन नंबर 6 ऑफ ग्लूकोज पे जाके ये फॉस्फेट अटैच हो जाएगा और बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो होगा हेक्सोकाइनेज। हेक्सो का मतलब होता है 6, यानी कि ग्लूकोज 6 कार्बन वाली शुगर है ना, तो उस पर एक्ट करने वाला काइनेज। अब काइनेज क्या होता है, काइनेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि फॉस्फेट का ट्रांसफर करता है, किसी एक चीज से फॉस्फेट उठाता है, किसी दूसरी चीज को पकड़ा देता है, इसको काइनेज कहते हैं। ठीक है ना, इसने क्या किया, काइनेज ने, हेक्सोकाइनेज ने क्या किया, इसने एटीपी से फॉस्फेट उठाया और ग्लूकोज को दे दिया और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना दिया। आगे बात करते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा कि ग्लूकोज जो है वो एक एल्डोज है, यानी कि वो एक एल्डिहाइड शुगर है। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो CHO फंक्शनल ग्रुप है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। जबकि जो फ्रुक्टोज है ये एक कीटोज है, यानी ऐसी शुगर है 6 कार्बन वाली, कीटोहेक्सोज है यानी 6 कार्बन वाली शुगर है, और कीटोज है यानी कि इसके अंदर कीटोन ग्रुप है। ठीक है, इसके अंदर कीटोन ग्रुप है। तो आपने क्या करना है, आपने ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यानी आपने आइसोमेरिज्म करनी है। ठीक है ना,
आपने कौन सी आइसोमेरिज्म करनी है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, यानी आपने एल्डोज यानी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को कीटोज यानी कीटोन फंक्शनल ग्रुप में चेंज करना है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म करनी है। तो यहाँ पे देखें कार्बन तो उतने ही हैं, ग्लूकोज में भी 6 कार्बन होते हैं, फ्रुक्टोज में भी 6 कार्बन होते हैं, बस आपने देखे फॉस्फेट भी उनके पास एक एक है, उसके भी कार्बन 6 पे फॉस्फेट है, इसके भी कार्बन 6 पे फॉस्फेट है। तो बेसिकली हुआ क्या, बस आपके पास स्ट्रक्चर चेंज हो गया, यानी आइसोमेरिज्म होगी। और यहाँ पे जो आपके पास एंजाइम होगा वो होगा फॉस्फो हेक्सोज आइसोमेरेज, फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज, यानी कि ऐसा आइसोमेरेज, ऐसा एंजाइम जो क्या करता है, आइसोमेरिज्म कराता है किसकी, फॉस्फोहेक्सोज की, यानी ऐसी 6 कार्बन वाली शुगर की कि जिसके साथ एक फॉस्फेट भी लगा हुआ हो। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं अगले स्टेप की। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना और ये आगे फिर कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के अंदर। अब व्हाट इज मेंट बाय बिसफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट का मतलब ये है कि इसके पास अब 2 फॉस्फेट आगे हुए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी बेसिकली क्या होगा, हमने बात की थी कि आपके पास फॉस्फेट डोनर कौन सा होगा, वो एटीपी होगा, एटीपी आएगा, उसके पास 3 फॉस्फेट होंगे और वो एडीपी बन के चला जाएगा, अपना एक फॉस्फेट दे जाएगा, किसको, फ्रुक्टोज को। तो अगर हम यहाँ पे फ्रुक्टोज के 6 कार्बन बनाते हैं और इसके कार्बन नंबर 6 पे हम एक फॉस्फेट शो करते हैं, ये कार्बन नंबर 6 इस पे फॉस्फेट शो किया, अब इसके कार्बन नंबर 1 पे भी एक फॉस्फेट आ गया, अब इसके कार्बन नंबर 1 पे भी एक फॉस्फेट आ गया, अब ये बन गया है फ्रुक्टोज 1,6, यानी 1 और 6 पे क्या चीज़, बिस फॉस्फेट, यानी क्या, 2 फॉस्फेट। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो हमारे पास एंजाइम होगा वो होगा फॉस्फो फ्रुक्टो फॉस्फो फ्रुक्टो काइनेज। अब मैंने आपको बताया था काइनेज कौन सा एंजाइम होता है, काइनेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि फॉस्फेट ग्रुप की ट्रांसफर करता है, ठीक है ना, किसी एक मॉलिक्यूल से दूसरे की तरफ। तो यहाँ पे फॉस्फोफ्रुक्टो, ठीक है, यानी कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट काइनेज, यानी कि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ऐसी फ्रुक्टोज जिसके साथ एक फॉस्फेट लगा हुआ था, उसके अंदर उसने क्या किया, फॉस्फेट को ऐड करवाया, कहाँ से, एटीपी से लेके, ठीक है, और एटीपी एडीपी बन गया। अब यहाँ पे आपके पास फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को हम क्या करेंगे, इसको मजीद तोड़ेंगे। ठीक है, इसको हम तोड़ेंगे और तोड़ के हम क्या करेंगे, हम 2 चीज़ें बनाएंगे, एक आपके पास बनेगा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक आपके पास बनेगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब देखिए गौर से बात सुने, आपके पास ये फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर हमने बनाया, 6 कार्बन, हमने साथ में फॉस्फेट लगाए। ठीक है, अब अगर हम इसको दरमियान से तोड़ते हैं, ठीक है, इसको अगर हम दरमियान से काटते हैं, ये इसका दरमियान है, तो बेसिकली 3 कार्बन एक तरफ रह जाएंगे, 3 कार्बन एक तरफ रह जाएंगे। ठीक है, जो एक हिस्सा है इसके अंदर 3 कार्बन होंगे और इनमें एक फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, कीटोन फंक्शनल ग्रुप, और एक तरफ के जो 3 कार्बन हैं इनका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, और दोनों के साथ, इस वाले हिस्से के साथ, इस वाले फ्रेगमेंट के साथ भी एक फॉस्फेट लगा हुआ है और इस वाले फ्रेगमेंट के साथ भी एक फॉस्फेट लगा हुआ है। ठीक है, तो जो आपके पास 3 कार्बन वाली, देखिए आपके पास 6 कार्बन वाली, आपके पास 6 कार्बन वाली एल्डिहाइड शुगर हमने ग्लूकोज कही थी, 6 कार्बन वाली कीटोन शुगर आपके पास फ्रुक्टोज कही थी, इसी तरह से 3 कार्बन वाली एल्डिहाइड शुगर आपके पास होगी ग्लिसरैल्डिहाइड, उसके नाम से ही जाहिर है ग्लिसरैल्डिहाइड, और 3 कार्बन वाली कीटोन शुगर होगी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है ना, कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप बनाते हैं, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है और हमने 3 कार्बन लगा देने हैं। ठीक है, और हमने इनके साथ ये इनके हाइड्रोजन भी लगा दिए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं इनके हाइड्रोजन को उतारूंगा और मैं इनके साथ क्या लगाऊंगा, मैं इनके साथ OH ग्रुप लगा दूंगा। तो ये इसके साथ भी OH लगा दिया, इसके साथ भी मैंने OH ग्रुप लगा दिया। ठीक है, ये इनके हाइड्रोजन पूरे, अब ये बन गया है ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है एक से ज़्यादा OH ग्रुप होता है। तो आपको एल्डिहाइड ग्रुप नज़र आ रहा है, जी आपको नज़र आ रहा है, क्या आपको एक से ज़्यादा OH ग्रुप नज़र आ रहे हैं, जी आपको नज़र आ रहे हैं, तो बन गया ना पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो ये आपके पास कौन सा एल्डिहाइड है, 3 कार्बन वाला, इसको हम कहते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड। ये एक शुगर है बेसिकली, ठीक है ना, एक ऐसी शुगर जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर यही शुगर इसमें कीटोन ग्रुप होता, ठीक है, तो ये बन जाता आपके पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब इसी तरह से अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो आपके पास 3 कार्बन होंगे, लेकिन आपके पास यहाँ पे कीटोन ग्रुप होगा और आप क्या करेंगे, आपने बेसिकली एसीटोन लिया, ठीक है, ये आपके पास एसीटोन है, आपने इस एसीटोन का एक एक हाइड्रोजन निकाल दिया,
और आपने क्या किया, आपने OH लगा दिया, ठीक है, दोनों तरफ। तो आपके पास अभी इस स्ट्रक्चर में क्या है, आपके पास एक कीटोन ग्रुप है, आपके पास एक से ज़्यादा OH भी है, तो ये बन गया पोली हाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। और ये क्या है, ये एक कार्बोहाइड्रेट है, ये एक शुगर है, जैसे कि आपकी डेफिनेशन में बताया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मजीद, तो आपके पास सिंपली क्या बना, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, क्योंकि इन दोनों के पास फॉस्फेट भी था। अब अल्टीमेटली जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो भी ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और आगे जो भी रिएक्शन चलना है वो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का ही चलना है, ठीक है। तो आपके पास फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के टूटने से जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना, अल्टीमेटली डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ने ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होना है। कैसे कन्वर्ट होना है, आपके पास सबसे पहले तो हम बात करते हैं ना यहाँ पे एंजाइम की, किस एंजाइम ने फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को तोड़ा, तो उस एंजाइम का नाम है एल्डोलेज। इसका नाम है एल्डोलेज, और ये कौन सा एंजाइम है, किस कैटेगरी का एंजाइम है, ये एक लाइएज है। ऐसे एंजाइम्स जो कि बॉन्ड तोड़ते हैं वो लाइएजेस होते हैं। एल्डोलेज एक लाइएज है, वो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज के बॉन्ड को तोड़ेगा दरमियान से, और आपके पास दो मॉलिक्यूल बनेंगे, और ये आपके पास दो ट्रायोसिस बन गई, बेसिकली दो फॉस्फोट्रायोसिस बन गई। और यहाँ पे ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में डाईहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट को कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम होगा वो होगा फॉस्फोट्रायोस फॉस्फोट्रायोस आइसोमेरेज, फॉस्फोट्रायोस आइसोमेरेज। यानी उसने क्या कर दी, उसने आइसोमेरिज्म कर दी, किसकी, फॉस्फोट्रायोस की, ऐसी शुगर की जिसमें 3 कार्बन थे और एक फॉस्फेट था, और G3 भी बन गया, ठीक है। अब यहाँ तक आपने ये जितने भी रिएक्शंस देखे हैं, यहाँ तक आपने ये जितने भी रिएक्शंस देखे हैं, दिस इज द प्रेपरेटरी फेज या फिर इन्वेस्टमेंट फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस। पहले 5 रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 1, 2, 3, 4, एंड बेसिकली इसके अंदर ये एक रिएक्शन भी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ये जो आपके पास रिएक्शन हैं, इन रिएक्शन के अंदर हमने 2 ATP इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, और हमने G3P बना लिया। अब हम इस G3P को इस्तेमाल करेंगे और हम क्या करेंगे, इससे 4 ATP मजीद हासिल करेंगे, ठीक है। तो अब आती है आपकी ऑक्सीडेटिव फेस, यानी कि आपकी पे ऑफ फेस, यानी जो आपने मेहनत की थी अब उसका आपको फल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक ओरिजिनली बना और एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से आया, ठीक है। सो मैं इसको सिंगल ही कर लेता हूँ, चलें। तो यहाँ पे बेसिकली ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ने आगे कन्वर्ट होना होता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे जो सबसे पहले आपके पास रिएक्शन होता है वो ये होता है कि आपके पास एक तो इसके अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करवाया जाएगा। अब देखें ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के पास एक फॉस्फेट था, जब आपने इसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करवाया तो इसके पास 2 फॉस्फेट बन गए, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये आपके पास आप कह सकते हैं, सपोज करें ये बन गया ग्लिसरैल्डिहाइड बिसफॉस्फेट, ठीक है। ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट से ये ग्लिसरैल्डिहाइड बिसफॉस्फेट बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ एक और काम भी हुआ है कि आपके पास यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, उसका नाम है NAD+। NAD+ आता है और वो क्या होता है, वो NADH2 बन के चला जाता है। NAD आया पॉजिटिव फॉर्म में, ठीक है, केटाइनिक फॉर्म में आया, इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, और वो जा रहा है बेसिकली हाइड्रोजन भी लेके जा रहा है और अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करके भी जा रहा है। यानी कि उसने क्या किया, उसने G3P से इलेक्ट्रॉन्स भी लिए और हाइड्रोजन भी लिया और वो यहाँ से चला गया। यहाँ पे बेसिकली NAD की हुई रिडक्शन, NAD की क्या हुई, रिडक्शन। NAD रिड्यूस हो गया क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, गेन ऑफ हाइड्रोजन और प्रोटॉन इज आल्सो कॉल्ड इज रिडक्शन। तो NAD को इलेक्ट्रॉन भी मिल गए, उसको हाइड्रोजन भी मिल गया, उसकी रिडक्शन होगी। लेकिन G3P से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, G3P से हाइड्रोजन निकला है, तो ये बन गया क्या, आपके पास इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है, बिकॉज ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो जब G3P की ऑक्सीडेशन होगी, इसके अंदर हमने एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी ऐड करवा दिया। तो सपोज अगर मैंने कहा था कि G3P जो है इसके अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड कराएं तो बनता है ग्लिसरैल्डिहाइड बिसफॉस्फेट सपोज, तो हम अगर इसको ऑक्सीडाइज कर दें तो ये ग्लिसरैल्डिहाइड की फॉर्म से ग्लिसरेट फॉर्म में चला जाएगा, जैसे आपने एसिटिक एसिड फॉर्म से एसिटेट फॉर्म में जाते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि आपके पास 3 कार्बन वाला कोई एक कंपाउंड है,
उसके आपके पास कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 पे क्या है, फॉस्फेट लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। अब आपने जो चीज़ यहाँ पे याद रखनी है वो यही चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो होगा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, यानी कि ऐसा एंजाइम जो कि क्या कर रहा है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की डीहाइड्रोजनेशन करा रहा है, उससे हाइड्रोजन निकलवा रहा है, यानी उसकी ऑक्सीडेशन करवा रहा है। और ये आपके पास दो जगह पे काम हो रहा होता है। G3P आपके पास दो बने हैं ना, तो आपके पास चूंकि दो G3P होंगे तो ये रिएक्शन दो मतलब दो की फ्रीक्वेंसी से हो रहा होगा। ठीक है, दो दफ़ा हो रहा होगा, एक एक G3P के साथ और एक दूसरे G3P के साथ। ठीक है, तो आपके पास बेसिकली दो NaDH2 बनते हैं। ठीक है, दो NaDH2 आपके पास बन गए हैं और आपके पास दो ही क्या बन गए, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। आगे आपके पास 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर जब ये कन्वर्ट हो गया तो आप यहाँ से गैस कर सकते हैं, इसके नाम से ही आप गैस कर सकते हैं कि हुआ कि एक्चुअली में इसका एक फॉस्फेट निकल गया। 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है आपके पास कैसे बना 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से, देखिए इसका एक फॉस्फेट आपके पास से निकल गया। और वो एक फॉस्फेट किस पोजीशन से निकला है, पोजीशन नंबर 1 से या 3 से। तो बिसफॉस्फोग्लिसरेट 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से उसकी पोजीशन नंबर 1 से आपके पास फॉस्फेट निकला और आपके पास एडीपी आया और एटीपी बन के चला गया, यानी इसका फॉस्फेट ले गया और 3 फॉस्फोग्लिसरेट बच गया। यहाँ पे जो एंजाइम होगा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ठीक है, तो काइनेज ने क्या किया, इस दफ़ा फॉस्फेट निकाला 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से और एडीपी को देखिए एटीपी बना दिया और 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। और यहाँ पे भी सेम रिएक्शन हो रहा होगा, तो आपके पास बेसिकली दो एटीपी बन जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने दो NaDH2 बनाए और दो एटीपी बनाए। अब आगे आपके पास यही 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। ठीक है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में जब ये कन्वर्ट होगा, अब यहाँ पे आप देखें कि इसके पास फॉस्फेट भी वही है, ये है भी ग्लिसरेट। तो इसके पास फ़र्क कहाँ पे आया, फ़र्क ये आया कि आपके पास अगर मैं इमेजिन करता हूँ कि ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट था, यानी इसके कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फेट लगा हुआ था, तो ये फॉस्फेट उतार दिया गया और उतार के इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया कहाँ पे, कार्बन नंबर 2 पे। ठीक है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट बना दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या किया गया, ये आइसोमेरिज्म की गई है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की गई है। यानी आपने क्या किया, आपने फॉस्फेट फंक्शनल ग्रुप्स को कार्बन नंबर 3 से उतार के कार्बन नंबर 2 पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास एंजाइम होगा फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज जो है ये एक कैसा एंजाइम है, इट इज़ एन आइसोमेरेज। ये एक आइसोमेरेज है, ये आइसोमेरिज्म कराएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं टूवर्ड्स द 2 फॉस्फोग्लिसरेट की कन्वर्जन हो जाएगी इनटू व्हाट, इनटू फॉस्फो इनोल पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो आपके पास जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट था उसकी कन्वर्जन हमने करनी है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। कैसे, हमने क्या करना है, हमने एक वाटर मॉलिक्यूल उसको रिलीज करवा देना है। ठीक है, तो जब हम फॉस्फोग्लिसरेट यानी 2 फॉस्फोग्लिसरेट से वाटर मॉलिक्यूल की रिलीज करवाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन जाएगा और आपके पास जो एंजाइम यहाँ पे होगा वो होगा इनोलेज। तो आपके पास कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए, आपके पास 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए। ठीक है ना, क्योंकि आपके पास 2 G3P थे। ठीक, तो वो रिएक्शन साइड बाय साइड चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम मजीद बात करते हैं, आपके पास फॉस्फोइनोल पायरुवेट से फाइनली क्या बनेगा, पायरुवेट बन जाएगा। ठीक है, एंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बनने का प्रोसेस क्या है, आपको सिंपल पता चल जाना चाहिए कि फॉस्फो ग्रुप निकल जाएगा, यानी फॉस्फेट निकल जाएगा। ठीक है, और बाकी आपके पास पायरुवेट एरिया जो है, पायरुवेट डोमेन या पायरुवेट ग्रुप जो था वो रह जाएगा। और यहाँ पे बेसिकली फॉस्फेट जब निकलता है तो क्या होता है, एडीपी आएगा, एडीपी आएगा और एटीपी बन के चला जाएगा। ठीक है, यानी कि वो फॉस्फेट कौन ले जाएगा, एडीपी ले जाएगा, किसका फॉस्फेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट का फॉस्फेट, और क्या बन जाएगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बन जाएगा। और जो एंजाइम यहाँ पे होगा उसका नाम है पायरुवेट पायरुवेट काइनेज। ठीक है, सो हमारे पास ये भी एक काइनेज है और सिंपल जैसे मैंने पहले बताया काइनेज फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर करते हैं। तो पायरुवेट काइनेज ने हमारे पास यहाँ पे एटीपी की प्रोडक्शन कर दी, तो आपके पास अब टोटल 2 NaDH2 बन चुके हैं, आपके पास 4 एटीपी बन चुके हैं। और ये 4 एटीपी आपके पास कहाँ बने, ये 4 एटीपी आपके पास
ऑक्सीडेटिव फेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस में बने। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्लाइकोलिसिस की समझ आई होगी, इसके सारे स्टेप्स का आपको आइडिया हुआ होगा और आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अल्लाह हाफिज़।